वेलकम क्लास 10। हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, लाइफ प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, जो सेकंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो 2020 के सिलेबस से निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो आइए अब हम रिवीजन करेंगे लाइफ प्रोसेस का। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं लाइफ प्रोसेस क्या है। द प्रोसेस बाय विच द लाइफ मेंटेन, यानी हम लोग कुछ वर्क्स, कुछ फंक्शंस करते हैं जिसके थ्रू हमारा जो एक्टिविटी है, यानी कि हमारी लिविंग एक्टिविटी है, वो बनी की बनी रहे और हमारी एग्जिस्टेंस भी बनी रहे अर्थ पे। इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। द प्रोसेस नीडेड टू मेंटेन लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। कुछ लाइफ प्रोसेस में क्या हम बात करते हैं, न्यूट्रिशन की, रेस्पिरेशन की, ग्रोथ की, सर्कुलेशन की, रिप्रोडक्शन की, अदर चीज़ें, ट्रांसफॉर्मेशन की, एक्सप्रेशन की, ये सब के सब क्या प्रोसेस है, सारे लाइफ प्रोसेस है। तो ऐसे सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट इज ऑब्टेन्ड एंड सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, यानी हम कुछ ऐसे प्रोसेस करें जिसके थ्रू हम बाहर से कुछ न्यूट्रिएंट अपने बॉडी में लें, उसको अलग तरीके से सिंथेसाइज करें, बॉडी में यूटिलाइज करें, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। और हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग इन सेंस नहीं कि हम लोग बाइसेप ट्राइसेप कुछ ऐसे बना रहे हैं, ये नहीं। बॉडी बिल्डिंग इन सेंस कि हम प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करें, डेवलपमेंट करें, दैट इज द बॉडी बिल्डिंग। इन बॉडी बिल्डिंग्स को जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, यानी प्रॉपर फंक्शन में करने के लिए, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कई सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन बेसिकली हम बातें करेंगे यहाँ पे 5 चीज़ों की: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। 2 चीज़ें और हम बातें करते हैं, जिसका जो छठवां है वो है रफेज और सातवां है वाटर। तो यहाँ पे रफेज और वाटर को थोड़ा सा हम किनारे करते हैं, बात करेंगे सिर्फ 5 चीज़ों की: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। जिसमें से कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो हमें एनर्जी गिविंग करते हैं, जबकि प्रोटीन, विटामिन और मिनरल ये हमारे बॉडी बिल्डिंग यानी प्रॉपर डेवलपमेंट एंड प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्रोटीन जो होता है ये हमारे डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, साथ साथ जब हमें एकदम इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है हमें एनर्जी का, तब प्रोटीन हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। चलिए, ये था न्यूट्रिशन। आइए अब न्यूट्रिशन के बारे में जरा सा और डिटेल पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन जो होता है ये 2 टाइप के, जो न्यूट्रिशन होते हैं ये 2 टाइप के। कौन कौन से? एक ऑटोट्रॉफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर फूड बाय इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी जो भी ऑटोट्रॉप्स हैं ये अपना फूड सिंथेसाइज खुद करेंगे, किससे? बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, यानी जो इन्वायरमेंट में ऐसे ही पड़े हुए हैं उनसे अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स वो ग्रीन प्लांट्स जितने हैं, ये इसके एग्जाम्पल है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स के पास ये एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉपिक। ये क्या करते हैं? इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water from the soil. They absorb in the presence of sunlight and in chlorophyll. They form food. That food is C6H12O6 known as glucose and release 6 molecules of food. Okay, this is known as autotrophic type of nutrition. ओके, चलिए इसके बारे में हम और आगे बातें करेंगे। पहले मैं यहाँ पे जरा सा हेटेरोट्रॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक में भी डिपेंड ऑन एनी एनिमल और एनी प्लांट, यानी ये किसी भी एनिमल पे भी डिपेंड हो सकते हैं, किसी प्लांट पे भी डिपेंड हो सकते हैं। तो ग्रीन प्लांट को छोड़ के जो भी हम अर्थ पे देख रहे हैं सारे हेटेरोट्रॉपिक रहते हैं। जैसे जितने भी एनिमल्स लेते हैं वो लीजिए, जितने फंजाई होते हैं वो लीजिए, सब किस कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। चलिए जब हम ऑटोट्रॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे तब आएंगे हेटेरोट्रॉपिक। चलिए ऑटोट्रॉपिक की बात करें तो ये प्रोसेस क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस।
photosynthesis. What is photosynthesis? The great plants prepare their food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight in chlorophyll form glucose. It's called the process is photosynthesis. आइए अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के हमारा रॉ मटेरियल क्या क्या है। रॉ मटेरियल क्या है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो तीन चीजें बेसिकली रिक्वायरमेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, अब क्लोरोफिल के लिए तो भाई ये बताइए, जब ग्रीन प्लांट्स है तो प्लांट ग्रीन क्यों है? ड्यू टू क्लोरोफिल। ठीक है, तो यहाँ क्लोरोफिल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं देते। तो फोटोसिंथेसिस के लिए तीन चीज़ें होती हैं। अब अगर बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले CO2 कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। ठीक है, और साथ में सनलाइट भी निकाल सकते हैं या साथ में क्लोरोफिल। ठीक है, ये सारी चीजें जो डिपेंड करती हैं। अगर कहें कि CO2 कंसंट्रेशन हम इन्वायरमेंट में बढ़ा दिए, यानी CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दिए, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा? तो फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर CO2 कंसंट्रेशन हम कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिए तो सडन ये स्टॉप हो जाता है और प्लांट डेड हो जाता है। सेम लाइक H2 कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे भी इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस उतनी ही तेज, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट होता है। और नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड होगा अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। इस टाइप का न्यूट्रिशन कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये होते कितने टाइप के? तो ये बेसिकली तीन टाइप के। कौन कौन से? तीनों नाम लिखते हैं। पहला सैप्रोफिटिक, दूसरा है पैरासिटिक, और तीसरा है होलोजोइक। फिर हम होलोजोइक को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, कार्निवोरस, ऑमनिवोरस एंड हर्बीवोरस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सैप्रोफिटिक या सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिक मैटर डेड हो रहा हो, मतलब डेड हो चुका हो और वो डिकेइंग हो रहा हो, यानी कोई भी सड़ा गला हुआ चीज ऑर्गेनिक मैटर हो, उस पर डिपेंड हो, उस पर फूड के लिए उसके लिए फूड पे डिपेंड हो, तो ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। यानी इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज नोन एज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मेनली जो एग्जांपल्स हैं, जितने भी फंगस होते हैं, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं। जैसे हम मशरूम ले लें, मशरूम हो गया, फिर म्यूकर ले लें, राइजोम ले लें, ये सब ये सब एग्जाम्पल्स हैं फंगस के। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी एक क्या होगा दूसरे पे डिपेंड होगा एंड नॉट बेनिफिशियल फॉर देम, और उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, और साथ साथ अगर ये न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसको किल भी नहीं करेगा, यानी क्या होगा उसके लिए नुकसानदायक भी होगा लेकिन उसको किल भी नहीं करेगा। ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे कोई भी वायरस हमारे अंदर आ जाए, वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, अगर प्लांट की बात करें तो कुस्कुटा होता है, जैसे जिसको हम अमरबेल बोलते हैं, ये सब क्या है पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं। ये अगर हम देखें पैरासिटिक क्या होता है, जैसे हम बात करें लाइस, ठीक है, लाइसिस की बात करें जो हमारे सर में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ये ब्लड सक करते हैं। लाइसिस के लिए क्या होता है, हमारे हेड में होते हैं और हेड से ब्लड सक करते हैं। ठीक है, अब आइए जरा ये हेड किसका होता है? ह्यूमंस का होता है। यहाँ पे जिस पे वन ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा उस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं हम होस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे। यानी वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड टेक न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग देम and also not beneficial for the host are called parasitic
न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में लाइस हो गया, बेड बग हो गया, फिर कोशिका हो गया, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। होलोजोइक के बारे में बात करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट कॉम्प्लेक्स फूड। उसको क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड लेता है और उसको सिंपल सबस्टेंस में तोड़ के तब अपने इफिशिएंसी के लिए उसको यूज करता है। दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन तीन टाइप के होते हैं, कार्निवोरस, ऑम्निवोरस एंड हार्बिवोरस। कार्निवोरस क्या होता है? दोज टाइप ऑफ एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लेश ऑफ द एनिमल, यानी किसी जानवर का मांस खाते हैं, दैट इज कार्निवोरस। ऑम्निवोरस क्या होते हैं? eat flesh of any animals as well as plant known as omnivores, or herbivores which depend on only green plants are known as herbivores. Carnivores में lion, tiger, omnivores में humans होते हैं, bear होते हैं, ये सब एग्जाम्पल। herbivores में cow, buffalo, goat, ये सब एग्जाम्पल होते हैं herbivores में, ठीक है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन की एनिमल्स के बारे में। चलिए तो जब हम बात करें न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स के बारे में तो इसमें बेसिकली 5 प्रोसेस होते हैं। पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन एंड लास्ट इज इजेशन, ठीक है। किसी भी एनिमल में अगर न्यूट्रिशन हो रहा है तो ये 5 प्रोसेसेस में होते हैं या 5 स्टेप में होते हैं। वन इज इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन। आइए सबसे पहले बात करते हैं इंजेशन क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड उठाया उसको माउथ में रख दिया विद द हेल्प ऑफ हैंड और डायरेक्ट माउथ, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन, यानी टेकिंग ऑफ माउथ, ऐसा टेकिंग ऑफ फूड इनटू माउथ, यानी माउथ को फूड को लेना, दैट इज नोन एज इंजेशन। डाइजेशन क्या होता है? अब इस फूड को सिंपल सबस्टेंस में तोड़ देना, यानी सिंपल फूड में ब्रेक करना, ठीक है, ब्रेक करना एंड साथ साथ न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को अलग अलग करना नोन एज डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, अब हमने न्यूट्रिशन को अलग कर दिया, वेस्ट अलग कर दिया, इस न्यूट्रिशन को ब्लड में एब्जॉर्ब करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना तो ब्लड के थ्रू ही होगा, ये क्या होता है? ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, दैट प्रोसेस नोन एज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एसिमिलेशन क्या होता है? अब इस न्यूट्रिशन क्या या न्यूट्रिएंट्स का कहाँ पे यूज करना है उसको वहां तक ले जाने की प्रोसेस बोलते हैं एसिमिलेशन, और वहां पे यूटिलाइज होता है, दैट प्रोसेस नोन एज एसिमिलेशन। इजेशन क्या होता है? अब हमने न्यूट्रिशन को यूज कर लिया सारा बचा क्या हमारे पास? वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर करना, हमारे बॉडी से बाहर करना नोन एज इजेशन, ओके। तो आई थिंक ये पांचों प्रोसेस आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलिए अब हम ये 5 प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले अमीबा में, सबसे पहले पढ़ेंगे हम अमीबा में। चलिए अमीबा कैसे अपना न्यूट्रिशन लेता है? तो मान लीजिए ये हमारा फ्रेश वाटर अमीबा हो गया, ये उसका कुछ शेप है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्म, ठीक। अब यहाँ पे इसने क्या किया? कोई फूड पार्टिकल देखा, इसने सेंसेशन से देखा कि कोई ना कोई फूड पार्टिकल है, ये क्या करेगा? कुछ स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करना शुरू करेगा, यानी ये क्या करेगा? ये समझिए कि ये फूड के पास थोड़ा सा मूव करेगा। अगले स्टेप को दिखाएं तो अगले स्टेप पे क्या किया इसने? ये फूड के थोड़ा सा पास आ गया, ये फूड के पास आ गया और छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये बनाना शुरू करेगा, या कहिए कि या सीधे ये कहिए कि फिट लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं या इसको बोलते हैं सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, ठीक है। ये सूडोपोडिया क्या करता है? इस फूड को अपने में अपने पास उसको कैच कर लेता है। अब ये फूड मान लीजिए यहाँ तक आ गया, अब जैसे ये फूड यहाँ तक आ गया, यहाँ का जो वाल होगा या इसका जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो रप्चर होगा और ये तुरंत फूड क्या होगा? अंदर निकल आएगा। ये प्रोसेस हुआ यहाँ का इसका इंजेशन, ऐसा इंजेशन, यानी फूड को क्या किया? अपने बॉडी के अंदर ले गया। अब जैसे अंदर गया ये क्या होगा? ये रप्चर फिर सही हो जाएगा
यहाँ पे इस फूड का डाइजेशन होगा, यानी न्यूट्रिएंट अलग, बाकी वेस्ट अलग होगा। साथ में एब्जॉर्प्शन, अब इसका एब्जॉर्प्शन तो सिंपल है, तो सिंपल सा साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डाइजेशन और नहीं भी जो भी न्यूट्रिएंट अलग होते हैं तुरंत इस साइटोप्लाज्म में चारों तरफ बिखर जाते हैं। फिर उसका एसिलेशन इसका यूज नहीं करता, और जैसे ये कोई वेस्ट बन जाता है, ये वेस्ट क्या करता है, तुरंत कहीं फिर अपने सेल मेम्ब्रेन पे लाता है और यही इसको बाहर कर देता है। दैट इज प्रोसेस नोन एज इजेशन प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब इसने क्या किया कि सारा का सारा जो फूड मॉलिक्यूल था एक ही साथ अंदर ले लिया। इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस यानी ये कह सकते हैं व्हाट इज फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ अमीबा बाय विच इट टेक फूड। ओके, फैगोसाइटोसिस कहते हैं, या इसको हम ये कह सकते हैं सेल ईटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेल ईटिंग बोलेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होगा। ठीक है, पैरामीशियम का भी सेम यही प्रोसेस है। पैरामीशियम कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, यहाँ से फूड मॉलिक्यूल अंदर लेगा, यहीं पे डाइजेशन होगा, डाइजेशन का फिर इसी पार्ट से क्या करता है, ये बाहर करता है। ठीक है, ये प्रोसेस हुआ हमारा अमीबा का। अब चलिए हम बात करेंगे ह्यूमस के डाइजेशन के बारे में। ह्यूमन डाइजेशन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे होता है, या न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है। तो जरा पहले प्रोसेस समझिएगा, पहले प्रोसेस के बारे में पढ़ लें कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यानी फूड जहाँ जहाँ से पास करता है हमारी बॉडी में, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल हमारा लगभग 8 से 9 मीटर के आसपास होता है, जिसमें से 6 साढ़े 6 मीटर तो अकेले स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है। ओके, चलिए पहले हम बात कर लें कहाँ कहाँ से पास करता है। माउथ, इसोफेगस, इसको बोलते हैं इसोफेगस, इसोफेगस पर स्टमक, स्टमक बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एक छोटा सा अपर्चर होता है या कहते हैं होल होता है, इसको कहते हैं एनस, और एनस के थ्रू ये वेस्ट बाहर चला जाता है। ओके, अब जरा कुछ ग्लैंड्स की बात करें। कुछ ग्लैंड्स जो होते हैं ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स को सिक्रेट करती हैं। उसमें से पहले ग्लैंड की हमारे बात करें तो सबसे पहला ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, ये हमारे स्कल स्ट्रक्चर में होता है, और ये 3 इन पेयर होते हैं, 3 पेयर के होते हैं। कौन कौन से, एक इधर एक इधर, तो इसको बोलते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। 2 यहाँ होते हैं, इसको बोलते हैं सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, और एक जीभ के नीचे होता है, इसको कहते हैं सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। तो टोटल 3 पेयर के होते हैं। दूसरी हम बात करें तो लीवर के बारे में बात करें। लीवर क्या करता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। जरा बाइल जूस के बारे में कुछ टर्म्स में बहुत बार पूछा गया है बोर्ड्स में आपके। बाइल जूस प्रिपेयर इन लीवर, स्टोर इन गॉल ब्लैडर एंड सीक्रेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जरा ध्यान सुनिएगा, जो बाइल जूस होता है ये लीवर में बनेगा, स्टोर कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में, और यूज कहाँ होगा या सीक्रेट कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो बाइल जूस होता है ये येलोइश लिक्विड होता है। ठीक है, येलोइश लिक्विड होता है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। अगले बार में बात करें हम तो हम पैनक्रियाज के बारे में बात करेंगे। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, जिसमें 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के जो फूड कॉम्प्लेक्सेस हम खाते हैं, जैसे फैट हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ या प्रोटीन हुआ, इनके डाइजेशन में हेल्प करेगा। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमस के बारे में। चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे तो सबसे पहले हम बात करें माउथ। पहले बात करते हैं फूड कहाँ कहाँ से पास करता है, तो सबसे पहले बात करेंगे माउथ। माउथ की बात कहाँ जाएगी, इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ये तो था पैसेज का फूड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं माउथ के बारे में। माउथ में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो माउथ में क्या करते हैं, हम फूड को सबसे पहले माउथ में रखते हैं। माउथ की जो कैविटी होती है, इस कैविटी को बोलते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी में एक एंजाइम निकलता है जिसको बोलते हैं, पहले एक लिक्विड निकलता है जिसको बोलते हैं सलाइवा बोलते हैं, और इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज।
सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है ये काफी सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनका डाइजेशन करता है। ओके, तो ये रहा माउथ में क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, यहाँ पे टीथ होता है, टंग होता है, ठीक है। अब क्या सुनिएगा, टीथ क्या करता है, इस फूड को च्यू करता है, चर्न करता है यानी चबाता है और पीस देता है। टंग क्या करता है, इस सलाइवा को उस फूड के साथ मिक्स कर देता है। और जब फूड के साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है तो इस फूड को हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलेंगे हम, बोलस। ओके, अब ये बोलस आगे बढ़ेंगे, माउथ से आगे बढ़ेंगे, इसको कहते हैं इसोफेगस। इसोफेगस में नो डाइजेशन आपका, नो न्यूट्रिशन, कोई भी प्रोसेस नहीं होता, कोई भी हमारा न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रोसेस नहीं होता। बस ये क्या करता है, इसमें एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस एक्चुअली पेरिस्टाल्सिस इसोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक होता रहता है, लेकिन पेरिस्टाल्सिस पहली बार नहीं आता। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, द बेबी मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बेबी मूवमेंट करने के पीछे रीजन क्या होता है, ये एक कैनाल टाइप का स्ट्रक्चर है, जैसे ये रहा कैनाल टाइप का स्ट्रक्चर। जैसे खुलेगा बोलस यहाँ का है, ये क्या करता है, यहाँ का एरिया खुल जाएगा और ये बोलस यहाँ जाएगा। और जैसे यहाँ का यहाँ का एरिया खुलेगा और ये पीछे जाएगा, तो क्या करता है, धीरे धीरे ये आगे की तरफ सरकता है यानी स्लिप करता है। That process is known as peristalsis process. So there is no digestion occur in the esophagus, only peristalsis occur. Okay? चलिए अब बात करते हैं स्टमक पे। स्टमक में क्या होगा, यहाँ पे एक जूस निकलता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में 3 सबस्टेंस होते हैं। क्या क्या होगा, एक होगा म्यूकस, दूसरा होगा HCl और तीसरा एंजाइम जिसको बोलते हैं पेप्सिन। एक एंजाइम का इसको कहते हैं पेप्सिन। चलिए अब जरा बात करते हैं म्यूकस क्या करता है। म्यूकस क्या करता है कि स्टमक की इनर लाइनिंग क्रिएट करता है, यानी ये स्टमक स्ट्रक्चर का इनर लाइनिंग क्रिएट करेगा। इनर लाइनिंग क्रिएट करने से फायदा क्या होता है कि जब HCl हमारी बॉडी में यानी जब स्टमक में निकलता है तो काफी कोरोड यानी उसको खत्म ना कर दे, डाइजेस्ट ना कर दे हमारे स्टमक को भी, तो क्या करता है, उससे प्रिवेंट करने के लिए म्यूकस का लेयर बन जाता है। HCl का काम क्या है, HCl के 2-3 काम है। पहली बात तो जितने भी हम जर्म्स खा लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि खाना हम ढक के खाते हैं या सैनिटाइज करके खाते हैं, हम क्या करते हैं, खाना खुले में खाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया या हार्मफुल जर्म्स वगैरह हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं बाय फूड, बाय द प्रोसेस ऑफ फूड। तो क्या करता है HCl, उस जर्म्स को किल करता है, पहला। दूसरा कंडीशन कि ये क्या करता है कि ये जो फूड मीडियम होता है उसको एसिडिक कर देता है। एसिडिक करने के पीछे रीजन क्या है, ताकि पेप्सिन अपना काम कर सके, क्योंकि पेप्सिन तभी काम करेगा जब फूड मीडियम एसिडिक हो। अब ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसका डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। आज इन तीनों को मिक्स करते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस इंक्लूड म्यूकस, HCl एंड पेप्सिन। चलिए अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जरा सा मुझे जाना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा। चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जगह का सिक्रेशन आता है। पहला बाइल जूस है, दूसरा पैनक्रियाटिक जूस, तीसरा इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जिसको हम यहाँ पे सक्कस इंटेरिकस भी पढ़ते हैं, ठीक है। आइए जरा देखते हैं अब बाइल जूस का काम क्या है। बाइल जूस हम बताते हैं कि लीवर में बनेगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होगा। बाइल जूस क्या करता है, ये किसी भी फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स को सिंपल सबस्टेंस में तोड़ देता है। किसमें, लीवर, क्या कहते हैं, लीवर से निकलेगा और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होगा। ये क्या करेगा, ये फैट को डाइजेस्ट करता है और फैट के जो डाइजेशन होता है उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी फैट को इमल्सिफाइड कर देगा, ठीक है। चलिए पैनक्रियाटिक जूस के बारे में बात करें तो पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन सा, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। एमाइलेज क्या करेगा, जितने भी कॉम्प्लेक्स शुगर या हार्ड शुगर होते हैं उनका डाइजेशन करता है। जबकि जो लाइपेज होता है ये फैट को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। अच्छा एक बात और, जो प्रोटीन होता है ये अपने एमिनो एसिड्स में टूटता है, जो सिंपल यूनिट बोलते हैं उसको अमीनो एसिड्स बोलते हैं।
जो ग्लूकोज होता है ये ग्लाइकोजन में, ये ग्लूकोज में टूटा होता है, साथ में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। कहाँ पे? लीवर में। इसी बात फैट जो डाइजेस्ट होता है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटता है। अब चलिए बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है? ये कंप्लीट डाइजेशन आकर, यानी हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस निकलता है इंटेस्टाइनल जूस, ये कंप्लीट डाइजेशन कर देता है। यानी अब हमारा क्या है, जितने भी फूड हमने खाया था कॉम्प्लेक्स फूड, सबको सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया, न्यूट्रिएंट अलग कर दिया, बाकी सारे वेस्ट अलग कर दिया। यहाँ तक हमारा डाइजेशन कंप्लीट। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन शुरू होता है, यानी जितना भी वाटर हमारे यूजफुल है उसका रीएब्जॉर्प्शन शुरू होगा। फिर इधर कुछ बातें करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है, इनके पास कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं विलाइन, ठीक है, सिमिलर इसको बोलते हैं विलस। ये विलस क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो। जिससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा, उसका एसिमिलेशन हम बॉडी में कर सकते हैं। जहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ डाइजेशन। आइए बात करते हैं डाइजेशन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। तो एब्जॉर्प्शन का होना, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन शुरू होता है, वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी शुरू हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी न्यूट्रिएंट हमने लिए होते हैं सारा का सारा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर ब्लड के थ्रू जहाँ इसे पहुँचाना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, वहाँ तक हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, और जहाँ पे यूटिलाइज करना होता है उसको यूटिलाइज कर देते हैं। अब बात आती है हमारे कि जितना भी वेस्ट मटेरियल हमने फूड में खाया था, यानी फूड के थ्रू जितना भी न्यूट्रिएंट और वेस्ट अलग हुए थे, उन वेस्ट को शरीर से बाहर भी तो करना है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जिसको बोलते हैं रेक्टम। ये रेक्टम में ये वेस्ट टाइम टू टाइम इकट्ठा होता रहता है, और टाइम टू टाइम हम एनएस के थ्रू क्या करते हैं? इसको शरीर से बाहर इसको